हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम बैक टू इजी प्रिपरेशन इंस्टीट्यूट प्लेटफॉर्म। मेरा नाम अंकुश शर्मा और आज जो हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं वो है आज का टॉपिक शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की अनुसूचियां जो हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। देखेंगे कि जब हमने ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन लिया था, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था, उस समय हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियों को लिया गया है और एट प्रेजेंट मतलब 2025 में हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। इस टॉपिक को पढ़ा दूंगा जो मैं आज आपको, इतनी मैं गारंटी देता हूं कि जो मैंने आज आपको पढ़ा दिया ये किसी भी एग्जाम में अगर आएगा तो आप उसको गलत नहीं कर पाएंगे, बशर्ते सिर्फ आपको एक बार रिवाइज करना होगा, है ना। तो इसमें मैं ट्रिक भी बताऊंगा आपको कि किस प्रकार से इसको याद करना है। और ये जो टारगेट रहेगा, चाहे यूपीएससी हो, एसएससी हो या फिर पीएससी हो या फिर कोई भी अदर एग्जाम हो जिसमें पॉलिटिक्स के क्वेश्चन आते हैं, वहां इसकी चांस बना रहता है कि ये आपके लिए क्वेश्चन वहां से पूछा जा सकता है। तो आज किसकी बात कर रहे थे हम? शेड्यूल्स की, अनुसूचियां। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? अनुसूचियां। तो जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था, मतलब ओरिजिनल की बात करते हैं, तो वहां पर कितनी शेड्यूल थी? 8। वहां पर कितनी शेड्यूल थी? टोटल 8 शेड्यूल थी। लेकिन अगर बात करते हैं वर्तमान की, प्रेजेंट की बात करते हैं, तो प्रेजेंट में कितनी शेड्यूल देखने को मिलती है हमको? 12 शेड्यूल देखने को मिलती है। तो इसका मतलब है कि जो 9th शेड्यूल, 10th शेड्यूल, 11th शेड्यूल एंड 12th शेड्यूल, इसको हमने संविधान में संशोधन करके ऐड किया है। इतना तो समझ में आ गया आपके। तो इतना तो आपके समझ में आ गया। अब बात करते हैं शेड्यूल्स की। तो सबसे पहले हम यही देख लेते हैं कि 9वीं शेड्यूल है, 9th शेड्यूल है, 10th शेड्यूल है, 11th और 12th शेड्यूल है, वो ऐड कब की गई है। ठीक है, तो लिखता हूं 9th शेड्यूल, है ना, शॉर्ट में लिख दिया 9th शेड्यूल। 9th शेड्यूल को हमने ऐड किया है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, पहला संविधान संशोधन अधिनियम। इसका ईयर क्या है? 1951, 1951। फिर 10th शेड्यूल, 11th एंड 12th। जो 10th शेड्यूल है इसको ऐड किया गया है 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985, 92 संविधान संशोधन अधिनियम 1985। फिर जो 11th शेड्यूल है उसको ऐड किया गया 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992। फिर बात किया गया 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1990। तो आपके लिए एस्पायरेंट्स ये ईयर इंपोर्टेंट हो जाते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन भी। अब बात करते हैं, जो मैं ट्रिक की बता रहा था कि हम 12 की 12 जो शेड्यूल हैं उनको याद कैसे करेंगे, है ना। तो जो मैं आपको ट्रिक दे रहा हूं, अगर उसको आप याद कर लेंगे ना तो आप जीवन भर इस ट्रिक को भूलने वाले नहीं हैं। ट्रिक क्या है? चलते हैं ट्रिक की तरफ। ठीक है, तो अभी के पीएम कौन है? माननीय नरेंद्र मोदी जी। इनसे पहले पीएम कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, है ना। ग्रेट इकोनॉमिस्ट, एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री। लेकिन वो कुछ काम करना चाहते थे तो उनको किया करने नहीं दिया जाता। मैं किसी की क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो क्या हो जाता है, कभी कभी उनकी आंखों में टीयर्स देखने को मिलते थे। तो उसी से रिलेटेड मैंने ट्रिक बनाई है। ट्रिक क्या है उसकी तरफ चलता है। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ये 12 शब्द लिखे हुए हैं, है ना। 12 अक्षर लिखे हुए हैं यहाँ पर। इन 12 अक्षर में हर अक्षर का एक शेड्यूल है। जैसे चलते हैं, लिखते हैं, एक एक करके लिखते हैं। पहला जो ये टी है इसका मतलब है टेरिटरी,
एंड स्टेट्स, कि मतलब इस अनुसूची में जो संघ है उसका जो राज्य क्षेत्र वगैरह है उसके बारे में बताया गया है। दूसरा दूसरा वर्ड कौन सा है? ई। ई का यहाँ क्या है? इमोलमेंट्स। इमोलमेंट्स मतलब, इमोलमेंट्स का मतलब है पेमेंट की बात कर रहे हैं। दूसरे कलर से लिख देता हूं। पेमेंट्स किसका? जो संवैधानिक पद हैं उनका सैलरी या अलाउंस वगैरह कहां से जाएगा वो इसमें बताया गया है। तीसरी जो हमारी शेड्यूल है ना, वर्ड कौन सा? ए। ए का मतलब अफर्मेशन। अफर्मेशन या फिर कह सकते हैं ओथ, कि जो शपथ हैं, जो संवैधानिक पद हैं उनकी शपथ वगैरह की बात इसमें की गई है। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि जो संवैधानिक पद है उनके खर्चे की कौन सी संविधान की कौन सी अनुसूची में वर्णन किया गया है या एक्सप्लेन किया गया है, तो कौन सी अनुसूची है? दूसरी अनुसूची। और उनकी ओथ के बारे में कहां पर डिफाइन किया गया है? थर्ड सूची में, है ना, थर्ड शेड्यूल में। अब बात करते हैं फोर्थ शेड्यूल की। तो फोर्थ में कौन सा वर्ड आता है? आर। आर का मतलब राज्यसभा। सीट एलोकेशन, है ना, तो किस राज्य को, जैसे यूपी है, बिहार है, अलग अलग स्टेट्स हैं, उन अलग अलग स्टेट को राज्यसभा में कितनी सीट्स एलोकेट की जाएंगी वो कहां पर बताया हुआ है? फोर्थ शेड्यूल में। आर फॉर राज्यसभा की बात कर ली। अब बात करते हैं फिफ्थ शेड्यूल की। तो फिफ्थ वर्ड कौन सा है? एस। एस का मतलब शेड्यूल्ड एरियाज। शेड्यूल्ड एरियाज। और सिक्स कौन सा है? सिक्स की बात करें तो सिक्स वर्ड ओ। ओ का मतलब अदर ट्राइबल एरियाज। ये 4 स्टेट में लागू होता है, उसकी भी मैंने ट्रिक बना दी है आपको, है ना। उस ट्रिक को भी आप क्या कर लेंगे? याद कर लेंगे। जैसे आप कहां जाते हैं पैसे निकालने? कहां जाते हैं एस्पायरेंट आप पैसे निकालने? एटीएम में, ना। तो एटीएम में, यही इसकी ट्रिक है। एटीएम में मतलब कैसा? ए टी एम, एटीएम में, मतलब एम लिख देंगे। अगर मैं बात करता हूं ए फोर अरुणाचल, सॉरी, असम, अरुणाचल नहीं, असम, असम, त्रिपुरा, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। कौन से 4 स्टेट्स? एटीएम, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। तो आपको याद हो गया होगा कि 6 शेड्यूल कहां पर लागू की जाती है? 4 स्टेट्स में लागू की जाती है, ट्राइबल एरियाज के लिए यूज की जाती है। वो 4 स्टेट कौन से हैं? वो 4 स्टेट हैं एटीएम, मतलब ए फॉर असम, टी फॉर त्रिपुरा, एम फॉर मेघालय और एम फॉर मिजोरम। 4 स्टेट्स याद हो जाएंगे, आप यहां से भूल नहीं पाएंगे, है ना, चाह कर भी नहीं भूल पाएंगे। मैं आपको ऐसा पढ़ा दूंगा आज यहां से। फिर आते हैं जो अदर चीजें बची हुई हैं उनकी बात करते हैं। जो हमारी 7 शेड्यूल है। 7 शेड्यूल कौन सा है भाई? 7 वर्ड एल, सॉरी, एफ। एफ, एफ, एफ का मतलब क्या है? फेडरल लिस्ट, है ना, जो संघीय सूची है, मतलब जहां पर सूची दी गई है। इसमें कितनी सूची दी हुई है? 3 लिस्ट दी हुई है, आपको पता ही होगा। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है। अब आते हैं जो 8वीं अनुसूची है। 8वीं अनुसूची की क्या है? ओ। ओ का मतलब क्या है? ऑफिशियल
लैंग्वेजेस, जो हमारी आधिकारिक भाषाएं। आपको पता होगा कि अभी एट प्रेजेंट अगर हम भाषाओं की बात करते हैं तो संविधान में कितनी भाषा है? आधिकारिक लैंग्वेज 22 लैंग्वेज उसमें शामिल की गई हैं। लेकिन जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तो 14 थी, 14 लैंग्वेज थी। उसके बाद कौन कौन सी लैंग्वेज कब कब जोड़ेगी उसको एक अलग पर्टिकुलर पढ़ लेंगे, पहले इस चीज को कर लेते हैं। अब आते हैं नाइन्थ शेड्यूल की। नाइन्थ शेड्यूल का मतलब क्या है? नाइन्थ वर्ड एल, एल का मतलब लैंड रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म्स। टेंथ शेड्यूल कौन सी है? डी, डिफेक्शन, दल बदल, है ना। ये मैंने बता ही दिया आपको। 52वीं संविधान संशोधन के द्वारा इसको ऐड किया गया है। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया। 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 के द्वारा ऐड किया गया है 11th शेड्यूल को और 12th शेड्यूल को। उसकी तरफ चलते हैं। 11th और 12th। 11th का क्या है? पी, पी का मतलब पंचायत, और एम का मतलब म्युनिसिपैलिटीज। म्युनिसिपैलिटी या म्युनिसिपैलिटीज, नगर पालिका। अब यहाँ से उम्मीद करता हूं कि आप कभी शेड्यूल को भूल नहीं पाएंगे, चाहे स्टेट पीसीएस हो या फिर वनडे एग्जाम कोई भी हो। क्वेश्चन यहाँ से आते रहे हैं, आते रहेंगे। तो ट्रिक क्या है हमारी? ट्रिक जो है हमारी वो ट्रिक एक ही है, ईयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ईयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। T for territory, E for emoluments, A for affirmation, R for Rajya Sabha, F for scheduled areas, O for other tribal areas, F for federal area, federal list, O for official languages, L for land reform, और D for defection, और P for पंचायत, और M for म्युनिसिपैलिटी। तो ये तो रही शेड्यूल की बात। अब इसमें से जो जो शेड्यूल्स इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में मैं बता देता हूं। जैसे मैंने 6 शेड्यूल को आपको यहाँ पर बता दिया है, अब इसको नहीं बताऊंगा। और हम किस पे चलते हैं? 7 शेड्यूल की तरफ चलते हैं, 7वीं अनुसूची की तरफ चलते हैं। ये किसकी बात करता है ना, मैंने बताया दिया लिस्ट की बात करता है। फिर भी एक बार और कर लेते हैं, नया हेडिंग डाल देते हैं, 7th शेड्यूल। ठीक है, 7th शेड्यूल क्या काम करता है? ये पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करता है स्टेट्स के बीच में और सेंटर के बीच में। तो लिख देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं यूनियन लिस्ट की, जो संघीय सूची या सेंट्रल लिस्ट की बात करते हैं। ठीक है, तो जब ये ओरिजिनल हमने इसको अडॉप्ट किया था, ऐसे लिख देता हूं ओरिजिनल, और इधर लिख देता हूं प्रेजेंट। तो यूनियन लिस्ट में कितने ओरिजिनल थे? 97 सब्जेक्ट्स, मतलब 97 विषय ऐसे थे जिन पर कानून कौन बना सकता था? केंद्र सरकार बना सकती थी। लेकिन अब वर्तमान में कितने हो गए? ये 100। ठीक है, फिर उसके बाद आता है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं? ओरिजिनल जब हमने इसको अडॉप्ट किया था 66, एट प्रेजेंट 61। ये सब्जेक्ट सेम है नीचे, जो कि उतार लेंगे। फिर उसके बाद आता है एक लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का मतलब वो है कि इसमें वो सारे सब्जेक्ट रखे गए हैं, वो सारे विषय रखे गए हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का भी है और राज्य सरकार का भी है। ऐसे सब्जेक्ट कितने हैं? जब हमने इसको अडॉप्ट किया था तो 47
सब्जेक्ट इसमें हमने रखे थे, लेकिन अभी वर्तमान में कितने हैं? 52 सब्जेक्ट्स, 52 सब्जेक्ट रखे हुए हैं। तो जो यूनियन लिस्ट है, इस पर कानून बनाने का अधिकार किसका है? केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट का। फिर बात करते हैं जो स्टेट लिस्ट है, इस पर कानून बनाने का अधिकार किसका है? एस्पायरेंट, केवल और केवल राज्य सरकार का। लेकिन जो कॉन्करेंट लिस्ट है, इस पर जिसमें जो कानून रखे गए हैं, उन पर कानून बनाने का अधिकार, सॉरी जो विषय रखे गए उन पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकार को भी। अब बात करते हैं 8वीं अनुसूची की तरफ। अब हम बात करते हैं 8th शेड्यूल की, 8वीं अनुसूची की। और नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में डाल देते हैं 8th शेड्यूल, 8वीं अनुसूची। तो इसमें क्या बताया गया भाई? 8वीं अनुसूची में मैंने पहले ही बताया था कि लैंग्वेजेस की बात ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात की गई है। जो ओरिजिनल है, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां पर कितनी लैंग्वेज थी? 14 लैंग्वेज। और प्रेजेंट में कितनी लैंग्वेज है भाई? 22 लैंग्वेज है। इसका मतलब है कि हमने कुछ भाषाओं को बाद में ऐड किया है। तो उन भाषाओं को कौन ऐड किया है, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो 14 भाषाएं हैं संविधान को लागू किया था उस समय की, वो कौन कौन से, उनके नाम लिख लेते हैं। चलते हैं एक एक की तरफ, देखते हैं। पहली लैंग्वेज है ना, जो 14 लैंग्वेज है इनकी बात करते हैं। पहली है संस्कृत, ठीक। दूसरी हिंदी, तीसरी उर्दू, है ना। इंग्लिश में भी ऐसे ही लिखते हैं इनको, URDU, उर्दू लिख लेंगे। फिर 4th नंबर की गुजराती, 5 कश्मीरी, 6th उड़िया, उड़ीसा में बोले जाने वाली लैंग्वेज। 7th पंजाबी, और 8th बांग्ला, 9th मराठी, 10th असमिया, ठीक है। और 11th तमिल, 12th तेलुगु, 8th कौन सी? तेलुगु, 13th कन्नड़, और 14 एंड लास्ट मलयालम। ये क्या है? ये ओरिजिनल लैंग्वेज है, जो कहाँ लिखी हुई है? संविधान में लिखी हुई थी, ओरिजिनल संविधान में। लेकिन उसके बाद जो चीजें हमने अडॉप्ट की हैं उनकी बात करते हैं। जैसे नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। हमने एक संविधान में संशोधन किया, 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। CAA का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ईयर था 1967। हमने इसमें एक लैंग्वेज को जोड़ा, उस लैंग्वेज का नाम कितना है? नाम क्या है उसका? सिंधी। सिंधी लैंग्वेज है उसका नाम। तो टोटल कितनी लैंग्वेज होगी? 15, 15 भी, 14 ओरिजिनल और एक इसको हमने एडॉप्ट कर लिया, ठीक है। तो टोटल 15 होगी। फिर एक और संविधान संशोधन किया गया, 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ईयर था 1992। यहां पर अडॉप्ट की गई पहला नेपाली, फिर उसके बाद मणिपुरी, फिर उसके बाद कोंकणी। ये 3 लैंग्वेज यहां पर ऐड की गई। इसको याद कैसे करेंगे? इसको याद करेंगे नमक।
न फॉर नेपाली, मैं फॉर मणिपुरी और के फॉर कोंकणी, है ना। तो इसको याद करने की ट्रिक क्या है? नमक। कि 21वें संविधान संशोधन में कितनी जोड़ेगी? एक लैंग्वेज हिंदी। फिर 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 में 3 लैंग्वेज जोड़ेगी नमक। नमक का मतलब न फॉर नेपाली, मैं फॉर मणिपुरी और के फॉर कोंकणी। तो ये आपको याद हो जाएगा, बोल नहीं पाएंगे। नमक तो आप डेली भी खाते हैं वैसे भी ना, भूलने वाली चीज नहीं है। फिर उसके बाद लिखते हैं नेक्स्ट हमारा जो संशोधन है 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003। 2003 इसमें हमने जोड़ी 4 लैंग्वेज। पहली मैथिली, संथाली, डोंगरी और बोडो। ठीक है, एम एस डी बी, है ना। तो इसको याद करने की एक ट्रिक है बीडीएमएस, है ना। डॉक्टर लोग करते हैं कि क्या कोर्स कर रखा है भाई? बीडीएमएस कर रखा है, बीएएमएस कर रखा है। तो ये भी क्या किया है इन्होंने भी, 4 लैंग्वेज को जोड़ दिया बीडीएमएस। तो अब जब जब आप देखेंगे ना कि डिग्री कौन सी इसका, बीडीएमएस है, बीएमएस, तो आप समझ जाएंगे कि कुछ नहीं है, लैंग्वेज की बात करते हैं, है ना। मजाक की बात है, वो अलग डिग्री होती है। तो बी का मतलब यहाँ पर क्या है? बोडो। डी का मतलब डोंगरी। एम का मतलब मैथिली और एस का मतलब संथाली। इस प्रकार टोटल कितनी लैंग्वेज हो जाती हैं? 22 लैंग्वेज अब तक हो जाती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जो 11वीं अनुसूची है वहां पर, 11th शेड्यूल, 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? मैंने आपको बताया था 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1990 तो 1992 में क्या जोड़ा गया? पंचायत। इनको एक दर्जा दिया गया कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया ग्राम पंचायत को, पंचायती राज व्यवस्था को ये कह सकते हैं। यहां पर टोटल कितने सब्जेक्ट है भाई? 29 सब्जेक्ट। 29 सब्जेक्ट्स किसके अंतर्गत आते हैं? 11 शेड्यूल के। मतलब पंचायत अपने कुछ नियमों को बना सकती है कुछ सब्जेक्ट्स पर। कौन से सब्जेक्ट है वो? 29 है ना। वो कौन कौन सी है उसकी किसी एक पर्टिकुलर क्लास में चर्चा करेंगे। फिर आते हैं हम 12th शेड्यूल की तरफ। 12th शेड्यूल की तरफ ये भी कब जोड़ी गई? ये भी जोड़ी जाती है 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 में। ठीक है, यहां पर क्या दिया गया? जो म्युनिसिपैलिटीज हैं उनको क्या किया गया? कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। और कितने सब्जेक्ट इसमें दिए गए? 18 सब्जेक्ट। 18 सब्जेक्ट इसमें दिए गए। तो ये थी हमारी शेड्यूल की क्लास कि हम किस प्रकार से शेड्यूल्स को याद कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे पहले शेड्यूल में संघ राज्य के बारे में बताया गया तो वो थोड़ा आप क्या कहते हैं हैट्रिक हो जाएगा। लेकिन ये क्या है, ये थोड़ा सा आसान है। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। अब टी का मतलब आप जानते हैं, सब मैंने आपको बढ़ा दिया है। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करेंगे और शेयर करेंगे अपने फ्रेंडों के साथ। और अगर अपने ज्ञान को इसी प्रकार एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ इजी प्रिपरेशन इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पर। मिलते हैं किसी नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।